हबल कांस्टेंट, वही कांस्टेंट जिसने यूनिवर्स को एक बेस दिया, उसकी एज निकालने में मदद की और कॉस्मोलॉजी की नींव रखी, लेकिन अब वही इसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। रिसेंटली वैज्ञानिकों ने हबल कांस्टेंट में एक ऐसी डिस्टॉर्शन देखी है जो हमारे यूनिवर्स के अंदर ही दूसरे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकती है। मगर सवाल आता है कि आखिर कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे कि 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का एक कांस्टेंट है जो हर सिचुएशन में सेम ही रहता है। और ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.62607015 into 10⁻⁻34, ये भी ना हर सिचुएशन में हर वक्त सेम ही रहता है। अब इस मापदंड के हिसाब से देखा जाए तो हबल कांस्टेंट जो हमें बताता है कि यूनिवर्स किस स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है और फिर उस एक्सपेंशन स्पीड को देखते हुए जो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि यूनिवर्स की एज आखिर क्या है, उसे भी हर कंडीशन और सिनेरियो में कांस्टेंट रहना चाहिए। आफ्टर ऑल कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो ये प्रूव करता है कि यूनिवर्स होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक है, उसके हिसाब से तो हर तरफ इस कांस्टेंट को सेम ही एक्ट करना चाहिए और सेम रीडिंग्स ही देनी चाहिए, राइट? बट दिस इज द एक्चुअल पैराडॉक्स। देखो, एडविन हबल ने जब जॉर्जेस लेमेत्रे के साथ मिलकर ऑब्जर्वेशन की थी ना, तो उन्होंने गौर किया था कि जो गैलेक्सी अर्थ से जितनी ज्यादा दूर होती है वो हमसे उतनी ही जल्दी और दूर जाती हुई दिखाई देती है। नाउ एज पर थियरी, हबल कांस्टेंट अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को लेता है और फिर उस डिस्टेंस के हिसाब से ये प्रिडिक्ट करता है कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहा होगा। बट ये बात तो जनरल इक्वेशन में निकलती है, लेकिन अगर हबल कांस्टेंट से स्पीड ऑफ पार्टीशन निकालने के बजाय स्पीड ऑफ पार्टीशन से हबल कांस्टेंट निकाला जाए ना, तो इसमें हर बार हमें एक अलग ही वैल्यू मिलती है। मैथ्स की भाषा में सिंप्लीफाई करें तो अगर हम हबल्स कांस्टेंट के इक्वेशन को इन्वर्ट कर देते हैं ना, तो हमें इस एक कांस्टेंट के मल्टीपल वेरिएंट्स या यूं कहे कि मल्टीपल यूनिक वैल्यूज देखने को मिलती है। अब जब भी कोई लार्ज स्केल कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो वैज्ञानिक पहले नाइट स्काई में मौजूद क्लोजर ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं और फिर फार्दर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और अर्थ के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाने वाली वेरियस टेक्निक्स को कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर के नाम से जाना जाता है। और ये कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उनकी डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी करती है, इसका ग्राफ इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नाउ दिस ग्राफ ऑल्सो शोज कि हबल कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के हिसाब से और ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से वेरी करने वाली एक ऐसी वैल्यू है जो हमें यूनिवर्स से जुड़े कई सवालों के जवाब बताती है। और यही एक प्रॉब्लम है। देखो, जब अर्थ के आसपास के लोकल ऑब्जेक्ट को पैरामीटर की तरह यूज किया जाता है तो हमें यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट 73 से 74 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक मिलती है, विच इंडिकेट्स ए यंगर यूनिवर्स। अगर हम यूनिवर्स के साइज को इस रेट ऑफ एक्सपेंशन से डिवाइड करें तो। लेकिन जब हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की प्लैंक सैटेलाइट द्वारा लिए गए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एज नोन एज CMB डेटा को एज ए पैरामीटर लेके हबल कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें अर्थ से दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स का हबल कांस्टेंट 67 से 68 ±0.5 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक देखने को मिलता है, which is not a concerning thought, जब तक कि हम इसी वैल्यू को हबल कांस्टेंट से एसोसिएटेड वैल्यूज में नहीं डाल देते। और इस स्लोअर हबल कांस्टेंट से जब हम एज ऑफ द यूनिवर्स निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें कंपैरेटिवली एक ओल्डर यूनिवर्स एज ए रिजल्ट देखने को मिलता है। अब जब ये यूनिवर्स सेम है, यहाँ का मैटर सेम है और यही यूनिवर्स लार्ज स्केल यूनिफॉर्मिटी भी फॉलो करता है, तो सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले दो अलग अलग रीजन्स के एक्सपेंशन रेट और उनकी एज में इतना डिफरेंस क्यों है? अब देखो, यूनिवर्स के अलग अलग पॉइंट्स में कैलकुलेट किए जाने वाले एक्सपेंशन रेट और एज में मिलने वाली इसी डिस्क्रिपेंसी को हबल टेंशन के नाम से जाना जाता है।
नाउ कुछ वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया कि हमें इस एनोमली को समझने के लिए एक नई और बेटर इक्वेशन या फंडामेंटल प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। वेयर इज कुछ ने रेजिस्ट किया और इंसिस्ट किया कि नहीं, ये सारे मॉडल्स अपनी जगह बिल्कुल सही है एंड ऑल वी आर मिसिंग वाज एन अननोटिस्ड कॉस्मोलॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, जिसे स्केलिंग सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। और ये प्रॉपर्टी यूनिवर्स के फास्टर और अनइवन एक्सपेंशन रेट को भी जस्टिफाई करती है। मगर इसे समझने के लिए ना अब हमें एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं सिमेट्री क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप एक सर्कल को देखते हैं तो वो भी और कुछ नहीं बल्कि दो सिमेट्रिकल सेमी सर्कल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह अलग अलग चीजें अगर सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हुए आइडेंटिकल दिखती है तो मतलब वो चीजें सिमेट्रिकल बन जाती है। और इसी सेम प्रिंसिपल को जब हम कॉस्मोलॉजी में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें मिलती है स्केलिंग सिमेट्री। देखो, CMB और बाकी चीजों को देखते हुए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हमेशा से इस चीज को फेवर करते हैं कि हमारा यूनिवर्स सिमेट्रिक है और लार्ज स्केल पर इसके सारे रीजन्स एक से दिखते हैं। ऑल्दो ऑब्जर्वेशंस ने हमेशा इस चीज को प्रूव किया है कि यूनिवर्स एसिमेट्रिकल है। लेकिन देखो दोस्तों, जब आपको कुछ सही लगता है ना तो आप उसे सिद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी तरह इस एसिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट द्वारा एक बड़ा ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमारे सामने रखा गया, द मिरर वर्ल्ड का, और उसमें एग्जिस्ट करने वाली ग्रेविटी का। तो देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स फ्रांसिस यान सायर रेसिन, फेगी और लॉयड नॉक्स ने साथ मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे ही यूनिवर्स के साथ साथ एक मिरर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और यूनिवर्स स्केलिंग सिमेट्री फॉलो करता है। लेकिन वो सिमेट्री हम ऑब्जर्व तभी कर सकते हैं जब हम एक्चुअल और मिरर वर्ल्ड दोनों यूनिवर्सेस में होने वाली प्रोसेसेस को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो अब आइए इसे समझने के लिए जरा ग्राफिक्स का सहारा लेते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए और उसके ऊपर 3 सेमी सर्कल्स ड्रॉ कीजिए, 2 बड़ा और 1 छोटा। नाउ अज्यूम करिए कि ये हमारे यूनिवर्स के 3 रीजन्स हैं। अब अगर हम इनको थर्ड पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए देंगे और पूछेंगे कि ये तीनों सेमी सर्कल सिमेट्रिकल है या नहीं, तो वो ऑब्वियसली इसका जवाब ना में ही देंगे। नाउ हियर इज द फन पार्ट। अगर हम इन दोनों बड़े बड़े सेमी सर्कल्स के जैसे ही सेम सेमी सर्कल उनके नीचे बना दे, जबकि उस छोटे वाले सर्कल को एक आर्क की तरह ट्रीट करके उसके नीचे एक ऐसी मेजर आर्क निकाल दे जो उसे उन दोनों सर्कल्स के इक्वल बना देगा, तो अब ये तीनों सर्कल्स ना सिर्फ इक्वल हो जाएंगे बल्कि आपस में सिमेट्रिकल भी बन जाएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो सेमी सर्कल लाइन से ऊपर मौजूद है वो सेमी सर्कल हमारे उस यूनिवर्स का हिस्सा है जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। लेकिन जो सर्कुलर पार्ट्स लाइन के नीचे मौजूद है वो हिस्सा है उस मिरर वर्ल्ड का जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नाउ टेक्निकली इस हिसाब से पूरा यूनिवर्स सिमेट्रिकल है, मगर फर्क सिर्फ इस बात का है कि इसमें से कुछ चीजें हम देख पाते हैं तो वही कुछ हमारी आंखों से छिपी रह जाती है। बट ऑन ए लार्जर स्केल है तो सब कुछ सिमेट्रिकल ही, एंड दैट एक्चुअली कुड मेक सेंस कि शायद हबल कांस्टेंट है सेम ही, बस हमसे ऑब्जर्वेशन में गलती होती है। नाउ ऑल्दो ये बात सुनने में बहुत सही साउंड करती है, मगर इसकी फिजिक्स उतनी ही वियर्ड भी है, जिसमें से सबसे पहला और अहम सवाल यह है कि मिरर वर्ल्ड है कहां, और अगर है तो वो हमारे यूनिवर्स में सिमेट्री इंश्योर करने के लिए किस तरह इंटरैक्ट कर रहा है। तो देखो, यहां बात हो रही है एक ऐसे मैटर की जो कॉस्मोस के सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है मगर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमारे फिजिक्स में अभी तक सिर्फ एक ही मैटर है जिसे हम कहते हैं डार्क मैटर। डार्क मैटर कहने को तो यूनिवर्स के करीब 85% हिस्से को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हम फिर भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ना तो इससे कोई लाइट एमिट होता है और ना ही कोई ऐसी डिटेक्टेबल रेडिएशन जिससे इनकी प्रेजेंस को समझा जा सके। स्ट्रिंग थियरी का तो इसको लेकर अलग ही टेक है। देखो, स्ट्रिंग थियरी कहती है कि नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर एट द सेम टाइम सेम प्लेस पर लेकिन अलग अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकती है, और जो चीज नॉर्मल मैटर को डार्क मैटर से कनेक्ट करती है वो है यूनिवर्स की वीकेस्ट फोर्सेस में से एक, ग्रेविटी।
तो देखो, लाइफ साइंस में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में एस्ट्रोफिजिसिस्ट पॉल सटर ने ये आइडिया प्रपोज किया था कि यूनिवर्स में जितना नॉर्मल मैटर इंटरैक्शन होते हैं ना, ठीक उतने ही इंटरैक्शंस मिरर वर्ल्ड में डार्क मैटर्स के बीच भी होते हैं टू इंश्योर द बैलेंस। हाउएवर ये थियरी कहीं ना कहीं इस आर्ग्यूमेंट को भी सपोर्ट करती है कि जब कोई एरिया बहुत ज्यादा वीरान दिखता है, जिसे हम CMB में या यूनिवर्स में नॉन यूनिफॉर्मिटी की तरह देखते हैं, वहां में नॉर्मल मैटर में पाई जाने वाली कमी को डार्क मैटर कंपनसेट करता है। यानी उस प्लेन ऑफ यूनिवर्स में डार्क मैटर्स एक दूसरे से नॉर्मल मैटर के कंपैरेटिवली ज्यादा हरकत कर रहे होते हैं, बट क्योंकि वो अलग डायमेंशन में ही रहते हैं, इसलिए हम कभी भी उन्हें देख नहीं पाते और मैटर की कमी में आने वाली इन्हीं विजुअल कॉम्प्लेक्सिटीज को रियल मान लेते हैं। लॉयड नॉक्स, जो कि इस स्टडी के कोर रिसर्चर है, वो तो इवन ये तक कहते हैं कि इस मिरर वर्ल्ड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अलावा और भी फोर्सेस हो सकती है जिनसे अभी हम अनजान हैं। अब ये थियरी कितनी सही है, इसके लिए मई 2027 तक नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा, जो और ज्यादा डेटा कलेक्ट करके वेरियस हबल कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या पता अलग अलग रीजन्स में आने वाली हमारी डिस्क्रिपेंसीज में कमी आ जाए और हम बहुत माइनर से डिफरेंस पे पहुंच जाए, जो इस हबल टेंशन को भी खत्म कर दे। वरना एक तरीका और भी है जिससे हम इस मिरर वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं, ऑल्दो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स ने कुछ समय पहले थियराइज किया था कि जिस तरह हमारे यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर स्टार्स है, वैसे ही मिरर वर्ल्ड में डार्क मैटर स्टार्स भी होते होंगे, जो अभी तो हमारे लिए अनऑब्जर्विंग है, लेकिन इन्हें देखने की भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर मिरर यूनिवर्स में बनने वाले उन डार्क मैटर स्टार्स में थोड़ा सा भी नॉर्मल मैटर मौजूद होगा, तो वो किसी नेब्यूला के पास होने की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अब जैसे ग्रेविटी कॉस्मिक डस्ट को एक साथ लाने लगती है, इसी तरह अगर ग्रेविटी उस डार्क मैटर स्टार में मौजूद थोड़े से भी मैटर को अपनी ओर पुल करने लगे, तो हम उस जगह की इंटरैक्शंस को क्लोजली नोटिस करके एनोमलीज ढूंढ सकते हैं। और अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हमें कुछ भी ऐसा दिखा जो नॉर्मल मैटर इंटरैक्शन से अलग हुआ, तो ये एनोमली हमारे लिए किसी मिरर स्टार को ऑब्जर्वेबल भी बना सकती है। हालांकि यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि डार्क मैटर स्टार नॉर्मल मैटर स्टार की तरह न्यूक्लियर फिजन जैसी प्रोसेसेस नहीं सपोर्ट करते हैं, जिस कारण उनकी एज नॉर्मल स्टार से बहुत कम होती होगी, जिस कारण से बिग बैंग के इतने सालों बाद आज कोई डार्क मैटर स्टार एग्जिस्ट करता भी होगा या नहीं, ये भी महज एक तुक्का ही है और कुछ भी नहीं। अब यूनिवर्स की सिमेट्री एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत सी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकती है, पर उसकी प्रूविंग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस चाहिए होंगे। मगर डार्क मैटर की थियरी इतिहास में सबसे पहले किसने प्रपोज की थी, इसका जवाब हमें नीचे कमेंट में आप लिखकर बता सकते हो। देखते हैं कि आपको एस्ट्रोनॉमी की कितनी नॉलेज है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर कैसे भगवान का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं बल्कि एक वायरस है। असल में हम जिस यूनिवर्स को यूनिवर्स मानते हैं ना, वो कोई यूनिवर्स नहीं है बल्कि एक सिम्युलेशन है, और उसमें एक वायरस है जिसने हमें जन्म दिया है। अब ये वीडियो आधारित है एक बहुत ही पॉपुलर साईफाई बुक के ऊपर, जिसकी कहानी सुनने के बाद दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।